आइए आज बात करते हैं कि विटामिन बी में और कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में क्या रिलेशन है और वो धीरे धीरे कैसे डिस्कवर हुआ। तो हुआ यूं कि 1800s के एंड तक बहुत ज़्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथीज थी जिनको पॉलीन्यूराइटिस करके कंसिडर किया जाता था और उनका कॉज माना जाता था अल्कोहल, आर्सेनिक या डिफ्थेरिया, ये माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ ऐसा कि सेकंड और थर्ड टाइप के यानी आर्सेनिक और डिफ्थेरिया की वजह से तो बहुत रेयर हो गए पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, और अल्कोहल भी बहुत कम होता गया। तो फिर क्या रीज़न हो सकता है इन पेरिफेरल न्यूरोपैथीज का? आगे बढ़ते हैं इस पर। धीरे धीरे जैसे कि समय बढ़ा तो मैथ्यूज नाम के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट किया कि 70% ऑफ हिज 46 केसेस ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हैड अननोन ओरिजिन। सिमिलरली एल्किंगटन ने रिपोर्ट किया कि 56% ऑफ हिज 34 केसेस में वो कॉजेशन को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। अब इटियोलॉजी की यानी कॉजेशन की थांग लगाई जाने लगी, यानी देखा जाने लगा, इधर उधर देखा जाने लगा और रिसर्च किया जाने लगा कि क्या रीज़न हो सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो ये भी देखा गया कि इन्फेक्टिव एजेंट्स जो है उनकी वजह से इन्फेक्टिव पॉलीन्यूराइटिस हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो रीज़न हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के। साथ साथ उसी के चलते वायरस ईटियोलॉजी को ही बहुत सारे केसेस में ज़िम्मेदार ठहराया जाने लगा पॉलीन्यूराइटिस के। और भी बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे कि ब्रोंकियल कार्सिनोमा, अमाइलॉइडोसिस, माइलोमैटोसिस, पॉलीआर्टेराइटिस, सार्कोइडोसिस और कुछ पॉइजन्स जैसे ट्राई ऑर्थो क्रिसिल फॉस्फेट और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और इंसेक्टिसाइड्स से भी माना गया कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया कि जहाँ ये कॉजेस थे भी नहीं ना, वहाँ पे भी ये डिजीज़ डेवलप हो रही थी। तो बढ़ती है रिसर्च आगे। अब 1936 तक थायमीन का आइसोलेशन तो हो चुका था। जब बात आगे बढ़ी तो पीटर्स और उनके कलीग्स ने बायोकेमिकल लीजन्स देखे। कहाँ देखे? एक्सपेरिमेंटल थायमीन डेफिशिएंसी में ऐसे लीजन्स देखे कि ये थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से कुछ बायोकेमिकल लीजन्स होते हैं। और साथ में प्लैट एंड लू ने भी स्टडी की और उन्होंने ह्यूमन बेरीबेरी में देखा कि जो मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अभी तक उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। तो यहाँ से पाया जाता है कि थायामीन या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी भी इम्पोर्टेंट कॉज हो सकती है बहुत सारी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज की। आगे चल के थॉमसन ने पेरिफेरल न्यूरोपैथीज को 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया और वो डिपेंड कर रहा था कि पायरूवेट मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर है या नहीं है और थायमीन का इन्फ्लुएंस इन सब चीज़ों पे क्या है। तो पहली कैटेगरी उन्होंने रखी कि ऐसी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज जहाँ देयर इज़ नो डिसऑर्डर इन पायरूवेट मेटाबॉलिज्म, एंड इससे उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि जिसमें पायरूवेट मेटाबॉलिज्म में दिक्कत नहीं है वहाँ विटामिन B1 की डेफिशिएंसी भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने रखी कि अगर कोई पायरूवेट डिसऑर्डर कैन बी करेक्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B1 या बी कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट में B1 की डेफिशिएंसी है, या तो डाइट की कमी होने के कारण या फिर डिफेक्टिव एसिमिलेशन और अब्जॉर्प्शन होने के कारण न्यूट्रिएंट्स ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। तीसरी जो उन्होंने कैटेगरी रखी वो ऐसी रखी कि ऐसा पायरूवेट डिसऑर्डर जहाँ B1 एडमिनिस्टर करके भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना क्लिनिकली ना बायोकेमिकली। इसका मतलब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं है उन पेशेंट्स में, बल्कि एक ऐसी एंजाइम का डिफेक्ट है या उसकी डेफिशिएंसी है जो पायरूवेट को डिग्रेड करने में बॉडी में मदद करती है। मिस्टर थॉमसन ने 3 टाइप की डिजीज़ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस में 3 टाइप के स्पेसिफिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की। ए बेरी, दूसरा अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, तीसरा क्रॉनिक न्यूरोपैथी ड्यू टू एनी क्रॉनिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़। तो इसमें देखा गया कि जब ट्रीटमेंट थायमीन का दिया जाने लगा पेरेंटेरली यानी आईवी के थ्रू, तो उनको बेनिफिट होने लगा। अब जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी प्रेगनेंसी और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के केसेस में देखी गई, तो उसमें ये पाया गया कि इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का इतना रोल नहीं है, उतना एविडेंस नहीं पाया गया।
कुछ केसेस जो कि पॉलीन्यूरोपैथी के थे, जो कॉम्प्लिकेट कर रहे थे किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्रॉनिक डिजीज़ या इन्फेक्टिव इलनेस को, उनमें देखा गया कि वहाँ पे भी काफ़ी जो है न्यूट्रिशनल ओरिजिन की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे केसेस हुए। तो यहाँ पे विटामिन B1 के एडमिनिस्ट्रेशन से बाकी सिम्टम्स तो फिर भी जा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को रिवर्स होने में बड़ा समय लग रहा था। जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो रही थी पेशेंट की, पायरूवेट मेटाबॉलिज्म रिस्टोर हो रहा था B1 के एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन क्योंकि यहाँ पेरीफेरल नर्व्स हैं, उनकी जो रीजनरेटिव पावर है वो बहुत स्लो होने के कारण B1 का एडमिनिस्ट्रेशन उतनी जल्दी उन पर इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब कुछ पेरीफेरल न्यूरोपैथी का बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ही हो, किसी भी रीज़न से हो सकती है। एक एग्जाम्पल जो मैंने इस बुक में पढ़ा है एक लेडी का, वो मैं आपको देती हूँ। एक मिडिल एज लेडी थी जिनको अल्कोहलिक न्यूरोपैथी थी। जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो उनका अल्कोहल कम्प्लीटली सीज़ कर दिया, उनको अल्कोहल बिल्कुल बंद करवा दिया, और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विटामिन B1 एडमिनिस्टर करने लगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। एपेटाइट उनकी बढ़ी नहीं, उल्टा वो और बीमार पड़ गई, उनको अक्यूट एंसेफेलोपैथी हो गई, साथ साथ मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी हो गया। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी तो किसी और चीज़ की थी। जब उनको फोलिक एसिड दिया गया IV के थ्रू, वो अच्छे से रिकवर करने लगी। तो कई बार पेरीफेरल न्यूरोपैथी इस जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होती है, वो खाली B1 की वजह से नहीं, और भी रीजंस हो सकते हैं। स्टे अलर्ट। So thank you so much for watching this video. That was it for certain peripheral neuropathies concerning with clinical aspects of vitamin B group disorders. And please stay tuned to this channel. Share, like and subscribe to watch more such videos. Do also give content suggestion so that you can get whatever you need as content. Thank you.